क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं आपका भाई एडवोकेट सम्राट योगेश गुजरात से। तथागत बुद्ध सबका मंगल हो, हर एक जीव, पृथ्वी का हर एक जीव का कल्याण हो। जो बहुजन विचारधारा है, जिस विचारधारा पे चल के, मानवता की विचारधारा, इंसान ही नहीं समस्त जीव के कल्याण की जो करुणा दया भावना हमारे दिल में रख के जो हम इस राष्ट्र में जन्मे, जो मूल भारत की विचारधारा है, जिनको नमन करते हुए, जिनको समर्पित होते हुए मैं मेरी बात आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं। अभी जो सोशल मीडिया पे जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें से सर्वोपरि है कि भाई चंद्रशेखर रावण चंदू भैया और बहन कुमारी मायावती जी, जिनके फॉलोअर होते हैं, जो एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां करे हुए पाए जाते हैं। पहले तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हम लोग फिल्मी बन चुके हैं। इतने सालों से फिल्म देख देख के हमें फिल्मी डब में फिल्मों की तरह जो काम करता है, फिल्मों में भी हमें वही हीरो पसंद आता है, वैसे हम रियल लाइफ में भी अपना हीरो किसी ना किसी को मान बैठते हैं। पर हमारा आदर्श क्या है, वो हम किनको हमारा आदर्श मानते हैं, उसी तरह के हम किस विचारधारा से आते हैं, किस तरह के इंसान है, वो पता चल जाता है। हम वैसे तो 24 घंटे महापुरुषों की बात किया करते हैं, बाबा साहब के संघर्षों की बात किया करते हैं, मगर संघर्ष नाम का तत्व, संघर्ष करना हमारे जीवन में नहीं होता। ना ही हम तर्क करते हैं, ना ही हमारा कुछ अभ्यास है, ना ही हमारे जीवन में संघर्ष है। हम सोशल मीडिया से ही सीमित हो गए। तो हमारा नेता भी वैसा ही होगा जैसी हमारी सोच। हम ना बहुजन आंदोलन जानते हैं, समझते हैं, ना हम वो जानते हैं जो बाबा साहब ने कहा था कि वो क्रांति रथ ये आप आगे ना ले जा सको तो इसको पीछे भी मत जाने देना। तो वो क्रांति रथ कहाँ है, वो भी हम नहीं समझने के लायक है, ना ही हम समझने की कोशिश करते हैं। हम वही उसे ही हमारा बाप बना देते हैं जिसको हम हमारी मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं, जिससे हमारी मूवमेंट को ही नुकसान है। हम किसके वारसदार हैं, हम किनके अनुयायी हैं? प्रेम, करुणा, दया, मानवता, जातिवाद जातिवाद करते करते कहीं हम खुद जातिवादी तो नहीं बन गए? ये हमें सोचना और समझने की, इस पे विचार विमर्श करने का समय आ गया है। बहुजन आंदोलन है, महामना क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले जी, मां सावित्रीबाई, जिन्होंने 18वीं सदी में क्रांति की मशाल, क्रांति की नींव रखी थी, जिस पे चलते हुए आगे छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार और डॉक्टर बाबा साहब की बारी जब आती है, तब उन्होंने सभी महापुरुषों का संघर्ष एक ही जीवन में समाप्त करके हमें आजादी, हमें संरक्षण इस देश में दिया था।
जो गुलामी की जंजीरें थी, जिनको हमने अपनी गहना समझ लिया था, उस गुलामी की जंजीर बाबा साहब ने 1932 में ही वो गुलामी की जंजीर तोड़ डाली थी और हमें आज़ादी दे दी थी। सदियों से जो हमारी स्थिति थी, जिससे हम आज़ाद होने वाले थे, जैसे हम कह सकते हैं निवाला मुंह तक आने वाला था, मुंह में रखने ही वाले थे, आज़ादी क्रांति हो ही गई थी, मगर मिस्टर गांधी और कांग्रेस ने षड्यंत्र करके डॉक्टर बाबा साहब को मजबूर किया, लाचार किया। कहा जाता है कि बाबा साहब ने पेन का पॉइंट वहीं तोड़ दिया था, वो पूना करार पे दस्तखत करते वक्त। वहीं से हम जो आज़ादी मिल चुकी थी, हम आज़ाद सही अर्थ में हो चुके थे, वहीं से फिर हम गुलामी की दलदल में फिर से घरखाव कर चुके हैं। खैर तब तो इतना शिक्षण नहीं था, इतना कुछ संसाधन हमारे पास नहीं थे, मगर आज बहुत कुछ। फिर बाबा साहब 1956 में हमारे बीच से हमेशा के लिए शरीर स्वरूप से, देह स्वरूप से हमारे बीच से जा गए, निकल गए थे। मगर बाबा साहब के जाने के बाद मौजूदा सरकार ने हमारे बाबा साहब को ख़त्म कर दिया था। उनके विचार, उनके जो अक्षरदेह को नाश करने का काम कांग्रेस ने किया था। फिर इस हद तक नाश किया कि बाबा साहब के बाद अगर किसी ने काम किया है, सही अर्थ में बाबा साहब का वारिस है। बाबा साहब का दूसरा नाम कांसीराम था, जो कांसीराम खुद साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। वो खुद बाबा साहब के संघर्षों से परिचित नहीं थे। इस हद तक कांग्रेस ने बाबा साहब को खत्म करने का काम किया। फिर बाबा साहब के बाद जो मान्यवर कांसीराम साहब ने जो क्रांति रथ आगे बढ़ाया, तो उसको पहले ही पूना करार पे वार किया और पूरे देश में पूना करार को धिक्कारने का काम मान्यवर कांसीराम साहब ने किया था। फिर जो शिक्षा की बात महामना ज्योतिबा फुले ने की थी, वही शिक्षा बाबा साहब ने इतनी अर्जित की कि विश्व के ज्ञानी लोगों में जिनका बाबा साहब का नाम, आज बाबा साहब का जन्मदिन 192 देश मना रहे, इतना ज्ञान प्राप्त किया बाबा साहब ने और भारत के हर एक नागरिक को प्रकाशित कर सके ऐसा संविधान दिया। और बाबा साहब ने कहा था जाते जाते कि हमारे सभी दुखों की चाबी सत्ता में है, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। वही बात, जैसे शिक्षा की बात बाबा साहब ने पकड़ी फूले की, वही बात मान्यवर कांसीराम साहब ने पकड़कर इस देश में मूवमेंट, बहुजन आंदोलन, जो बाबा साहब ने क्रांति रथ बोला था, वो क्रांति रथ आगे बढ़ाने का काम मान्यवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने करा। खुद मान्यवर कांसीराम साहब का नाम बहुत लोग लेते हैं, बाबा साहब का नाम बहुत लोग लेते हैं, मगर बहन जी तक नहीं पहुंचते तो समझ लेना वो दलाल है। मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि जिन बातों पर फुले ने दिमाग लड़ाया है, बाबा साहब ने, पेरियार ने, महापुरुषों ने दिमाग लड़ाया है, उसमें हमें दिमाग लड़ाने की कोई जरूरत है ही नहीं, उसे सीधे सीधा अपना लेना है। तो क्या मान्यवर कांसीराम साहब महापुरुष नहीं थे? तो उन्होंने 15 दिसंबर 2001 को अपने होशो हवास में हमें हमारा नेतृत्व सौंप कर देकर गए कि मेरे बाद बहन कुमारी मायावती जी को सहयोग देना, सहकार देना, उनके उत्तराधिकारी हमें देके गए हैं। तो हम क्यों ऐसे कुछ चंद दलालों की बातों में आ जाते हैं? क्योंकि बाबा साहब के वक्त भी दलाल थे, वही दलाल मान्यवर कांसीराम साहब के वक्त भी थे। रामविलास पासवान कौन थे? वो जो मान्यवर कांसीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जो आंदोलन आगे, बहुजन आंदोलन आगे बढ़ा रहे थे,
उसको खत्म करने के लिए रामविलास पासवान जी तो थे। वही रामविलास पासवान का सच्चा बेटा आज चंद्रशेखर रावण है। आप क्यों नहीं वो बात समझते? जब बहन जी ने 9 अक्टूबर को बोल दिया है कि अब बहुमत से हमारी सरकार बनानी है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, तो अब दूसरे चमचे उसमें क्यों दखल देते हैं? अगर तुम्हें क्रांति ही लानी है तो पूरे भारत में और कई राज्य हैं। तुम अगर मान्यवर कांशीराम साहब का नाम लेते हैं कि जब आरपीआई थी तो मान्यवर कांशीराम साहब ने बीएसपी क्यों बनाई, तो तू पहले जान कि मान्यवर कांशीराम साहब कहाँ से शुरू, कहाँ से खड़े होकर आए हैं। तुम्हारी तरह कोई आंदोलन, कोई वर्ग विग्रह, किसी जाति धर्म का विरोध करके लाइमलाइट में आके नहीं आंदोलन आगे बढ़ाया। उन्होंने पढ़ा, उसका अभ्यास किया, फिर निर्णय लिया था कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी तरह नहीं कि मैं शादी नहीं करूंगा और शादी कर ली। तुम्हारी तरह नहीं कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा। और मान्यवर कांशीराम साहब ने जो संघर्षों से पार्टी बनाई, उनको उसे ही खत्म करने के लिए कांशीराम साहब के नाम पे आपने पार्टी बना दी। ऐसा नहीं है। वो किसी आंदोलन के रोड पे लाइमलाइट, मनुवादी मीडिया में लाइमलाइट में आके नहीं किया। ग्रीन टी बना के पार्टी नहीं बनाई। कांशीराम साहब कहते थे पार्टी तो कोई भी बना लेगा, मगर जो बहुजन जो आंदोलन है उसके मूल्यों पे, उनके सिद्धांतों पे चलना तो सिर्फ बसपा ही है। भारत के संविधान जिसके मैनिफेस्टो में है वो बसपा ही है। अगर राष्ट्र को, भारत को विश्व गुरु फिर बनना है तो वो बसपा से ही बनेगा। बहन जी पे आरोप लगाना, बहन जी पे सवाल करना आसान है, उनको समझना, बहुजन आंदोलन को समझना, बसपा सिर्फ पार्टी नहीं है, बहुजन आंदोलन है, उसे समझना वो आसान नहीं है। किसी को भी सोशल मीडिया पे हीरो समझ के उसको बाप बना देना आसान है, उसकी जय जयकार करना आसान है, मगर बहुजन आंदोलन का जो ये क्रांति रथ है जो बाबा साहब ने हमें सौंपा था, उसको समझना और उसको आगे बढ़ाना आसान नहीं है। ग्रीन टी पीकर कांशीराम साहब ने पार्टी नहीं बनाई थी। और पूरे भारत में सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जो सुन रहे हैं उनको मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई नेता दिखाओ जो अपने 100 साल के बाद, 100 साल बाद भी वो बसपा के आसपास भी पहुंच सके। कोई ऐसा नेता हो तो दिखाओ। वे संघर्षों से, बहन जी ने ऐसे ही रास्ते से ऐसे नहीं मूवमेंट में जुड़ गए। जब कैमरे नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तब घर घर जाकर काम किया। तब 9 अक्टूबर जो लोग थे वो उनकी कमाई थी, अपना जीवन समर्पित किया है। पूरे देश में किसी की औकात नहीं कि बहन जी के चारित्र्य पर, उनकी पवित्रता पर कोई टिप्पणी कर सके, औकात नहीं है। वो बहन जी का जीवन है। तुम लोगों को ऐसा नेता पसंद हो कि बहुत जोर जोर से बोले, तुम्हें प्रभावित करे। अरे प्रभावित तो एक मदारी जो होता है रास्ते पे, वो भी तुम्हें कर लेगा। एक प्रभावित करने और किसी के प्रभावित होना हो जाने का नाम बहुजन मूवमेंट, बहुजन आंदोलन नहीं है साथियों। बहुजन आंदोलन जो अविरत बहन जी तक चल रहा है, उनको समझो, उनको जानो। मान्यवर कांशीराम साहब ने सिर्फ राजनीति नहीं, उनको राजनीति तक सीमित मत करो। जब मान्यवर कांशीराम साहब ने जो आरपीआई में 10 सालों तक काम किया है, ये चंद्रू भैया बोल रहे हैं ना कि आरपीआई थी तो बीएसपी क्यों बनाई, तो मान्यवर कांशीराम साहब ने 10 सालों तक आरपीआई में काम किया है। कर्मचारी लोगों को जोड़ा है उनके साथ, उनसे पैसा लेकर जो नेता लोग जिनको बनाते थे उनको बोला है कि तुम्हें जो पगार एक एमएलए को मिलता है, एक सांसद को, वो पगार तुम्हें दूंगा, तुम जीतो या हारो, तुम समाज के बीच रहो, किसी और पार्टी में मत जाओ। ये काम किया है। मगर एक समझौता हुआ था कांग्रेस और आरपीआई के बीच, जो एक सीट वो भी अनामत की, वो बाबा साहब के नाम पे, आरपीआई के नाम पे, और बाकी 522 या 21 कांग्रेस लड़ेगी, वो समझौता मंजूर नहीं था। वही चंदू भाई आप कर रहे थे अभी। अखिलेश ने जो बाबा साहब और हमारे महापुरुषों के नाम पे जो
इमारतें बनाई थी, जो डिस्ट्रिक्ट बनाए थे, उसको तोड़ने का, बदलने का काम किया। उसके पास आप जाकर गिड़गिड़ाते थे, रोते थे 2 सीटों के लिए, और आप बहुजन आंदोलन चलाओगे। आपका चरित्र पर इतने बड़े सवाल होते हैं। निजी जिंदगी तब होती है जब हम अपने घर तक होते हैं, बाहर आते हैं तो निजी जिंदगी कुछ नहीं रहती। ग्रीन टी पी के आपके चारित्र्य पे इतना सवाल है, तो लोगों को मैं पूछता हूं कि इस पे तुम, जो बहन जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, फिर भी आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते, तो ये चंद्रशेखर पे आप कैसे भरोसा कर सकते हो? ये बहुजन आंदोलन है। बाबा साहब को भी बहुत बहुत लालचें दी गई थी, मगर निष्ठा और ईमानदारी से मूवमेंट को आगे बढ़ाया। मान्यवर कांसीराम बहन जी को कम नहीं मिले हुए लालच, फिर भी समर्पित होकर उनको, बहन जी के लिए MP MLA सांसद बनाना इतना महत्व की बात नहीं है, मगर ये पार्टी को टिकाए रखना, मूवमेंट को आगे बढ़ाना, मूवमेंट को टिकाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। क्योंकि जब RPI थी, बाबा साहब का नेतृत्व नहीं मिला, RPI का नेतृत्व नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था बाबा साहब के बाद, तो RPI के इतने टुकड़े हो गए, अभी भी वो टुकड़े चल रहे हैं। अगर बहन जी ना होती, बहन जी है फिर भी मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पे इन दलालों ने पार्टी खोल के रख दी है, तो बहन जी ना होती तो आज बसपा के कितने टुकड़े होते। तो बहन जी के सामने कितना बड़ा संघर्ष रहा। कोई कहां से खड़ा होकर आंदोलन में, मूवमेंट में बाबा साहब का नाम लेता है, वो तो देखो। हम गुमराह किए गए हुए लोग हैं। जो हमें दिखता है, जो प्रभावित करता है, उसे प्रभावित मत हो, सही में जानो, फिर अपना जीवन लगा दो उसको आगे बढ़ाने में। ये थोड़ी सी लालच, थोड़े से पद के लिए महापुरुषों के द्वारा किए गए संघर्षों को पानी मत फेरो, तो बहुत दुख की बात है। मान्यवर कांसीराम साहब जिसने पूरी जीवन लगा दिया है, अपने पिताजी के पास में ही मौत हो गया, फिर भी उनके पास नहीं गए, इतने कटिबद्ध। वो इंसान अपने उत्तराधिकारी को चुनने में गलती कर सकता है। तुम एक घर बनाते हो, एक नौकरी मिलती है, फिर भी तुम अपने बेटों के लिए इतना कुछ, तो उन्होंने तो विश्व मूवमेंट के लिए जीवन लगा दिया, तो क्या उनसे गलती हो सकती है? क्यों हमें सौंपा गया नेतृत्व पे हम भरोसा नहीं करते, उनको समर्पित होकर हम काम नहीं कर सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे जो दलाल होते हैं, जो अपने नाम के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए ये मूवमेंट तोड़ने का काम, उसको हम बाप बना देते हैं। और बाप से याद आता है कि अगर हमारा बाप बीमार हो, अपने आप को ये सवाल करना कि हमारा बाप बीमार हो तो क्या हम उसे बदल देते हैं? उसकी दवाई होती है, उसको अस्पताल ले जाते हैं। तो ये बसपा हमारा घर है, जो वहां पुरुषों ने, कांसीराम साहब ने, बहन जी ने अपना जीवन न्योछावर करके खड़ा की हुई इमारत है, और इसी इमारत से राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, इस देश को कुछ दे सकते हैं। क्योंकि कांसीराम साहब ने कहा था हमारा हाथ ऐसे होने चाहिए, ऐसा नहीं, वो हम बसपा से ही कर सकेंगे। जैसे मान्यवर कांसीराम साहब का शब्द थे कि राजनीति को तुम भली कहो, बुरी कहो, अच्छी कहो, मगर क्रांति, परिवर्तन तो उससे ही आएगा। ऐसे ही मैं आज कहता हूं कि तुम बसपा को अच्छी कहो, बुरी कहो, बहन जी को जो कुछ भी कहो, मगर इस राष्ट्र को विश्व गुरु भी बनना है तो वो बसपा से ही आएगा। ये लिख लो, आरस की पत्थर की लकीर बना लो इसे, ये समझने में वक्त निकल जाएगा, और एक दिन वहां घूम के ही तुम्हें आना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर निष्ठा, ईमानदारी है तो तुम दुनिया में घूमकर लास्ट में बसपा में ही आओगे। जो ईमानदार लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे आज कहीं भी बैठे हो, किसी भी गोद में बैठे हो, तुम ईमानदार हो, तुम्हारे लहू में ईमानदारी खुमारी है, तुम्हारे पीढ़ी में, तुम्हारे DNA में अगर ईमानदारी है, तो तुम घूम फिर के बसपा में ही आओगे। लिख लेना अपने डायरी के आखिरी पत्ते पर। तो और मान्यवर कांसीराम साहब को राजनीति तक सीमित मत रखो। कांसीराम साहब ने
चंदू भैया सुनना, जब कांचीराम साहब मूवमेंट में थे आरपीआई में 10 साल काम किया। उसके बाद जब आरपीआई छोड़ी तो आरपीआई का विरोध कभी नहीं किया। वो जगह, वो स्थल सब छोड़कर दूसरी जगह जाके मूवमेंट। तुम तो साले अभी यूपी में ही हमारा बसपा को ही खत्म करने की सुपारी ली है, ऐसे काम कर रहे हो। और कहीं स्टेट है वहां जाओ, वहां धरने करो, वहां रोड पर आ रोड रेंगो कीड़े की तरह, कोई बात नहीं है। मगर जहां बहन जी ने बोला है पूर्ण बहुमत से सत्ता लानी है, तो तुम्हें कहां से रिश्वत मिली है वो भी क्लियर कर दो। थोड़े के चंद लोग जिनको तुम मदारी की तरह प्रभावित करके कितने समय तक कितने लोगों को तूने जेल के हवाले किया। खुद पे जो केस है उस पे पहले न्याय मिल और सांसद बनके भी तुम्हें रोड पे ही आना है, तो क्या। बहुत सारे सवाल है। और मान्यवर कांचीराम साहब, उनके पास लाखों कर्मचारी थे। आरपीआई में 10 साल काम किया था, कर्मचारी थे। और फिर 9 अक्टूबर 1981 को बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर बनाया था, 8 अगस्त को, जिसमें सबको बोला था उस वक्त उस रिसर्च। और विश्व में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो कॉन्फ्रेंस होती थी बुद्धिस्ट की, उन सभी जगह गए थे, आए, यहाँ भी करवाई थी। और संकल्प किया था 1981 को कि जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म परिवर्तन किया था, उसको हम 7 राज्यों को मनाकर 7 राज्य के लोगों को 5 करोड़ लोगों के साथ हम दंग अंगीकार करेंगे। 2006 को जब बाबा साहब ने जो अंगीकार किया था उसको 50 साल होंगे, जिसकी रजत जयंती हम मनाएंगे, ऐसा संकल्प लिया था। मगर शरीर ने साथ नहीं दिया। जब मान्यवर कांचीराम साहब को हम पढ़ते हैं तो उनका जोर जो बुद्ध धम्म है उनके लिए कि जो समता मूलक समाज बनाना है, तो ये धम्म का कार्य बढ़ाना पड़ेगा, धम्म को समझना पड़ेगा। प्रेम, करुणा, दया। हम सत्ता पे आएंगे तो किसी को हम देश से निकाल देंगे, उसको अत्याचार करेंगे तो संविधान के सबसे बड़े विरोधी तो हम हैं, देशद्रोही तो हम हैं। किए हो ये नफरत सत्ता पे उस लेवल पे पहुंच के, जो बहन जी का कार्यकाल है, बहन जी के लिए आज सभी धर्म जाति के लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वही तो सुशासन है। क्या ऐसा कोई नेता है देश? जिंदा देवी को पहचानो, समझो। तुम जो भी नाटक कर रहे हैं उनके भरोसे, उनके बहकावे में मत आओ। अगर बर्बाद भी होना है तो बहन जी के साथ होना है, जिसने अपना पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित किया। तो आज के लिए इतनी ही बात है। आशा रखूंगा आप समझोगे। राज नहीं समझे, अगर तुम सच में तुम्हारे डीएनए में ईमानदारी खुमारी तुम्हारे लहू में है, तो तुम घूम फिर के 10 सालों के बाद भी बसपा में आओगे। जय भीम।